लास्ट टाइम हमने जिस सेल के बारे में पढ़ा था वो था ड्राई सेल। ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। क्या मैंने आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ाया था? क्या मैंने आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का डिफरेंस बताया था? यस। प्राइमरी सेल का मतलब जिसको रीयूज कर सकते हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी। समझ में आ गया? अब पहला हमने पढ़ा था ड्राई सेल। सबसे मेन तीन बातें होती, चार बातें किसी भी सेल में, चार बातें इंपॉर्टेंट है। पहला एनोड कौन है, दूसरा कैथोड कौन है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और चौथा सेल रिएक्शन कौन सा होगा और कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा। सिंपल, चार बातें इंपॉर्टेंट है और अभी हम लोग चारों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला एनोड कौन है, दूसरा कैथोड कौन है, तीसरा एनोड पे मतलब एनोड कौन है मतलब एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, फिर देखेंगे उनका रिएक्शन कैसा होगा और उस रिएक्शन के लिए हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था। हम मर्क्यूरी सेल की बात करेंगे तो इसको बटन सेल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बटन सेल। बटन सेल का मतलब जैसे रिस्ट वॉच होता है, तो जो रिस्ट वॉच होता है वहां पे हम जो सेल यूज करते हैं वो छोटा सा होता है, इस प्रकार का एक छोटा सा एक कैप जैसे होता है, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं बटन सेल। और ये जो बटन सेल है इट इज अ टाइप ऑफ मर्क्यूरी सेल। तो जो स्मॉल डिवाइस होते हैं वहां पे हम जनरली इनका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है मर्क्यूरी सेल, इस मर्क्यूरी सेल में एनोड कौन रहेगा, कैथोड कौन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो एनोड होता है वो होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो होता है वो Zn के साथ होता है। तो एनोड जो रहेगा उसमें रहेगा Zn एंड मर्क्यूरी। इसमें Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इन दिस मॉलिक्यूल। सो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn विल बी +2 और -2। इट इज ZnHg, ऐसे भी लिखते हैं ZnHg। ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? एनीवन? जब भी किसी मेटल का हम लोग मर्क्यूरी के साथ जो कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जब भी हम किसी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो कॉम्प्लेक्स लिखते हैं उसको बोलते हैं अमालगम। उसको क्या बोलते हैं? अमालगम। ठीक है, जब ये अमालगम सोडियम का होता है, जब ये अमालगम सोडियम का होता है तो इसको बोलते हैं NaHg, इसको बोलते हैं सोडियम अमालगम। जब यहाँ पे मैग्नीशियम को यूज करेंगे तो ये रहेगा मैग्नीशियम Hg, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम अमालगम, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम अमालगम। सपोज यहाँ पे मुझे Zn यूज करना है तो इसको बोलेंगे जिंक अमालगम, इसको बोलेंगे जिंक अमालगम। और जब भी कोई मेटल इस मर्क्यूरी के साथ प्रेजेंट होता है तो इसमें मर्क्यूरी का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और उस मेटल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जब भी हम अमालगम की बात करते हैं तो अमालगम में मेटल और मर्क्यूरी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो एनोड है वो जिंक अमालगम एनोड पे प्रेजेंट है, और ये जो एनोड रहेगा इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कैथोड की। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन प्रेजेंट है? ठीक है, तो कैथोड पे प्रेजेंट है HgO और कार्बन। कौन प्रेजेंट है? HgO और कार्बन। ठीक है, तो एनोड जो है वो ZnHg का बना हुआ है और कैथोड जो रहेगा वो HgO प्लस कार्बन का बना हुआ है। अब मैंने आपको पूछा यहाँ पे Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसमें Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? Hg का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। तो पहले वाले में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और सेकंड वाले में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो एनोड कौन रहेगा, कैथोड कौन रहेगा, वो हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है KOH।
मतलब यहाँ पे हम किसी बेस को एज अ इलेक्ट्रोलाइट करके यूज करेंगे, साथ में हम यहाँ पे ZnO को यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो ZnO है, दिस ZnO हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। यहाँ पे जो ZnO रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। ठीक है, अब ये तो हो गए तीन बातें, एनोड कौन रहेगा, कैथोड कौन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन रहेगा। अब देखना है रिएक्शन कैसे होगा। अब देखना है रिएक्शन कैसे होगा। पहले जो रिएक्शन लिखता हूं मैं वो एनोड की, तो पहले रिएक्शन किसकी लिखूंगा मैं, एनोड की। अब एनोड जो रहेगा वहां पे नॉर्मली ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है ये होता है ZnHg का, क्योंकि ये एनोड पे प्रेजेंट है। और इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हम बेस को यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यूज किया OH-। क्या यूज किया, OH-। तो ये OH- के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में, साथ में ये H2O को रिलीज करेगा, प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। सही है। क्या हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 0 से +2 हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए, तो Zn के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे भी O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है। इसका मतलब यहाँ पे एक में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और वो है Zn, और एक Zn 0 से +2 में गया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी 2। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमको देखना है कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, सो रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे HgO को यूज करेंगे जो कैथोड पे प्रेजेंट है। क्या यूज करेंगे, HgO, और जो वाटर यहाँ पे रिलीज हुआ था उस वाटर को ये यहाँ पे यूज करेगा, इस वाटर को ये क्या करेगा, यूज करेगा। साथ में जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी Hg, साथ में OH-1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखते हैं। क्या लगता है इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? 3 टाइप के एलिमेंट है, कौन कौन, Hg है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? किसका चेंज हो रहा है? Hg का। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो Hg हैविंग +2 और यहाँ पे है 0, मतलब +2 से 0 में गया, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विल बी 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए कि लूज किए? +2 से 0 में गया, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स विल बी 2। ओके, नाउ रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें 8 ही है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमने कैथोड पे देखा और दूसरा रिएक्शन हमने एनोड पे देखा। अब क्या करेंगे, नेट रिएक्शन लिखेंगे। तो नेट रिएक्शन में क्या होगा, जो दोनों साइड में होते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे, जो दोनों साइड में होते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्या OH दोनों के दोनों OH कैंसिल होंगे? यस, इस साइड में 2 OH- है, यहाँ पे 2 OH- है, सो OH- कैंसिल हो गए। दूसरी बात, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे H2O है और यहाँ पे H2 है, ये भी कैंसिल हो गया। सही है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, और किसको कैंसिल कर सकते हैं? और कोई है जिसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग? नो। अब यहाँ पे मैं फाइनल रिएक्शन लिखूंगा, तो फाइनल रिएक्शन क्या रहेगा, ZnHg plus HgO is converted into ZnO plus Hg।
सही है। इसका कुछ काम नहीं है, वो ऐसा ही है हेल्पिंग के लिए, ठीक है। तो हम यही मान सकते हैं कि यहाँ पे बस Zn लिखते हैं तो भी चलेगा। तो इस साइड में एक Zn है, यहाँ पे एक Zn है, यहाँ पे एक Hg है, यहाँ पे एक Hg है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। Zn 0 से +2 में चला गया, मर्क्यूरी +2 से 0 में चला गया, और इसके लिए जो n का वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा। इसके लिए जो n का वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा, और इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, इस सेल का पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल ये क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी सेल। रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो इसका अच्छे से वेल लेबल डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं बताया, डायरेक्टली मैंने वर्किंग बताया, ठीक है। तो ये है 4 पॉइंट का, ठीक है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट में देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरी सेल, ठीक है। तो मर्क्यूरी सेल जो रहेगा वो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे हमने बेस को क्यों यूज किया, क्यों यूज किया? तो पहले रिएक्शन में हमने बेस को यूज किया तो रिएक्शन शुरू हुआ। सपोज हम बेस को यूज नहीं करते तो क्या होता? सपोज हम बेस को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? बेस को यूज नहीं करेंगे तो ये Zn जो रहेगा वो ZnO में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वो ZnO में कन्वर्ट नहीं होगा तो रिएक्शन जो रहेगा वो प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन हमने जितने OH को यूज किया था उतने ही OH हमको वापस मिले। मतलब सपोज हम यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ KOH यूज करते हैं, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 10 मोल्स ऑफ OH हमको वापस मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे OH का क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब बेस का क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, फिर भी हम बेस को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस होता है ये स्टार्टर का काम करता है। जब बेस को यूज करेंगे तो ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। समझे बात को? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरी सेल। ऑल क्लियर? नेक्स्ट विल बी लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। सबसे पहली बात, ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस ऑटोमोबाइल्स पे ये ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल पे जो बैटरी होती है ना, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, वो लेड स्टोरेज की बैटरी होती है। सेल का मतलब एक ही होता है, और एक से ज्यादा सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो उसको बैटरी बोलेंगे। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। नॉर्मली इसमें ऐसा होता है 3 to 6 सेल को ज्वाइन किया जाता है, 3 to 6 सेल को ज्वाइन किया जाता है, और एक सेल का जो होता है पोटेंशियल वो होता है 2 वोल्ट्स पर सेल। तो एक सेल का जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा 2 वोल्ट्स। तो यहाँ पे इफ हम 3 सेल्स यूज करेंगे तो पोटेंशियल बन जाएगा 6 वोल्ट। हम 6 सेल को यूज करेंगे तो पोटेंशियल बन जाएगा 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये इसका कैपेसिटी रहेगा कि कितना पोटेंशियल ये जनरेट कर सकता है। अब काम की बात, नंबर 1, इसमें एनोड कौन होता है? तो यहाँ पे जो एनोड होता है वो होता है Pb। कौन होता है? Pb। तो लेड इज एक्ट एज एनोड। फिर क्वेश्चन आता है कि कैथोड कौन होगा? तो यहाँ पे जो कैथोड है ये होता है PbO2। पहले में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, दूसरे में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है या +4 है? दूसरे में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 या +4? इट शुड बी +4, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरी बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है H2SO4, और ये H2SO4 जो रहेगा वो एक्वस मीडियम में रहेगा, ठीक है। इस H2SO4 की तरफ ध्यान देना है। पहली बात, क्वेश्चन जो आता है वो इसमें H2SO4 जो यूज करते हैं इट इज 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। समझा?
तो यहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज 38% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेट में से 38% वेट जो रहेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का रहेगा और बचा हुआ वाटर का रहेगा। ठीक है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है इस H2SO4 को वाटर में मिक्स करेंगे और उनका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस एक्वस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज 38% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो डेंसिटी होता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस H2SO4 का डेंसिटी कितना रहेगा, तो इनका डेंसिटी होता है 1.3 ग्राम पर ml, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ H2SO4। इफ कभी ऐसा हुआ डेंसिटी चेंज हुआ तो ये H2SO4 जो रहेगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसीलिए इस H2SO4 का डेंसिटी तो फिक्स होना चाहिए दैट इज 1.3। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 बढ़ता है इसका मतलब उनका डेंसिटी भी बढ़ेगा, इसका आगे काम आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका डेंसिटी जो रहेगा वो कितना होना चाहिए, 1.3 होना चाहिए। इफ डेंसिटी विल बी लेस देन 1.2, डेंसिटी विल बी 1.2, तो ये वाला जो सेल रहेगा ये काम नहीं करेगा, नो वर्क, और फिर उसको वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, इसको रिचार्जिंग बोले। ठीक है, जैसे घर में जो इन्वर्टर लगाते हैं वो इन्वर्टर भी लेड स्टोरेज सेल का ही काम करता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन जैसे पावर चले जाता है तो उस टाइम पे वो बैटरी क्या करता है, वो इन्वर्टर पावर को सप्लाई करता है। जब वो पावर को सप्लाई करता है तो इस H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से उसका डेंसिटी कम होता है। नॉर्मल डेंसिटी होता है 1.3, और जब इसका डेंसिटी 1.2 से कम हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये पावर सप्लाई नहीं करेगा, उस टाइम पे उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। और रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे। तो जैसे पावर वापस आ जाता है तो वो पावर हम लोग क्या करते हैं, उस इन्वर्टर को सप्लाई करते हैं, और उस टाइम पे हम उसको रिचार्ज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रोलाइट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनोड के ऊपर रिएक्शन कैसे होता है। तो एनोड किसका बना हुआ है, एक बात का ध्यान रखना है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पे, H2SO4, और फिलहाल मैं यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यूज करता हूँ। कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेंगे H+, फिर मिलेगा SO4-2 और फिर मिलेगा SO4-2, ऐसे। समझ गए बात को, तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इनिशियली मैंने 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यूज किए हैं जो 4H+ आयन एंड 2 मोल्स ऑफ SO4-2 प्रोड्यूस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनोड किसका बना हुआ है, लेड का। एनोड किसका बना है, लेड का। तो क्या होता है, ये जो लेड होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेड कौन से ग्रुप में आता है, लेड कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 13, 14 या 15, तो ये आता है ग्रुप नंबर 14 में। सही है, क्लियर है, ग्रुप नंबर 14 में आता है, पक्का। तो ये जो लेड होता है ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, कौन से, एक होता है +2 और दूसरा होता है +4, और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए यहाँ का जो Pb रहेगा ये बन जाएगा Pb+2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये रिएक्शन होगा एनोड पे, Pb is converted into Pb+2 with loss of 2 electrons। सही है, फिर क्या होगा, ये जो Pb+2 है ये SO4-2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, दिस Pb+2 on reaction with SO4-2
इट इज कन्वर्टेड इनटू PbSO4। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है। किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसी का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम नहीं कर रहा है। क्या इसके वजह से, इस रिएक्शन के वजह से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। इस रिएक्शन की वजह से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो उतने H2SO4 में से SO4 - 2 Pb+2 के साथ जाएगा। इसका मतलब H2SO4 का क्वांटिटी कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होगा तो इसको रिचार्ज करना होगा, पहली बात। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एनोड। इस एनोड पे हमको क्या मिला, इस एनोड पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एनोड के पास। अब ये एनोड क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड को देगा। किसको देगा, कैथोड को। अब देखते हैं कैथोड उसका क्या करेगा। तो कैथोड पे हमारे पास कौन है, कैथोड पे हमारे पास है PbO2। कौन प्रेजेंट है, PbO2। दिस PbO2 इज कन्वर्टेड इनटू Pb+4 प्लस 2 मोल्स ऑफ O-2। दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो PbO2 को तोड़ दिया तो Pb+4 बना और O-2 बना, 2 मोल्स ऑफ O-2। अब क्या होता है, दिस Pb इज अनस्टेबल इन +4 फॉर्म ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये चाहेगा कि ये +4 से +2 में आए। तो ये +4 से +2 में आने के लिए, ये +4 से +2 में आने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। तो +4 से +2 में आने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन मिले कहां से, एनोड से। वो एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये Pb+4 गेन करेगा, और जब ये Pb+4 वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Pb+2। तो यहाँ पे जो Pb+2 मिला है, अब क्या करेगा, ये SO4 - 2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे जो PbO2 था, इट इज कन्वर्टेड इनटू Pb+4 प्लस लॉस ऑफ 2 मोल्स ऑफ O-2। नाउ दिस इज Pb+4 इज कन्वर्टेड इनटू Pb+2 बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझे। अब क्या होगा, ये जो Pb+2 है, ये Pb+2 SO4 - 2 के साथ रिएक्शन करेगा। सो Pb+2 अब SO4 - 2 के साथ रिएक्शन करेगा, और ये बनेगा PbSO4। क्या बनेगा, PbSO4। इसका मतलब हमको एनोड पे भी 1 मोल ऑफ PbSO4 मिला, हमको कैथोड पे भी 1 मोल ऑफ PbSO4 मिला, मतलब 2 मोल्स ऑफ PbSO4 मिला। अब इसमें जो Pb था उसका तो काम हो गया, अभी भी O-2 बाकी है, ठीक है। तो जो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 हमने यूज किए थे, उनमें से दोनों के दोनों SO4 - 2 ये Pb+2 के साथ चले गए। उनमें से एक Pb जो था वो Pb न्यूट्रल में से है, और एक Pb PbO2 में से है। समझ गए, क्लियर है। तो अब बचा कौन, O-2, और कितने O-2 है, 2। तो इस H2SO4 में से बाकी क्या रहा, इस H2SO4 में से बाकी क्या रहा, सब यूज कर लिया या कुछ बाकी है, कौन बाकी है, 4H+ बाकी है। तो अब क्या होगा, ये O-2 जो है, 2 मोल्स ऑफ O-2 जो है, ये 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर। मिला 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब यहाँ पे ये H2SO4 जो रहेगा, ये PbSO4 और वाटर में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे ये PbSO4 में कन्वर्ट हो गया तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और जैसे ही H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, और जैसे ही इस H2SO4 का डेंसिटी 1.2 से कम हो जाएगा, तो ये वाला बैटरी जो रहेगा वो पावर को सप्लाई नहीं करेगा। उस टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे।
हम इसको क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे। समझ में आ गया रिएक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे हमको नॉर्मल रिएक्शन लिखना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ। इफ हम यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा नेट रिएक्शन। हमने एक पीबी को यूज किया, साथ में हमने एक PbO2 को यूज किया, साथ में हमने 2 मोल्स ऑफ H2SO4 को यूज किया, तो प्रोडक्ट क्या मिला, क्या मिला 1 PbSO4 2 PbSO4 2 मोल्स ऑफ PbSO4, साथ में क्या मिला 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखो एक बार, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। PbO2 दिस PbO2 2 मोल्स ऑफ H2SO4 यहां से मिले, 1 PbSO4 2 PbSO4 यहां पे मिल गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर यहां पे मिल गया, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम होगा, सही है, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम होगा, तो ये पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको रिचार्ज करना है, ठीक है। तो दो रिएक्शन है, इफ हम यहां से इधर जा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको डिस्चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को जब प्रोड्यूस करेगा तो H2SO4 जो रहेगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, पावर सप्लाई नहीं होगा। तो आफ्टर सम टाइम उसको रिचार्ज करना होगा, और जब रिचार्ज करते हैं तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में जाता है। जब रिचार्ज करेंगे तो रिएक्शन जो रहेगा वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये दोनों के दोनों PbSO4 और H2O Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 में चले जाएंगे। तो डिस्चार्जिंग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम होगा, उसको जब रिचार्ज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 बढ़ेगा। तो जब ये बैटरी काम नहीं कर रहा है तब उसको रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज है उसको यूज करेंगे तो उसको डिस्चार्ज बोलेंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। समझा नहीं समझा, एक बार देख लेना है, कुछ डाउट्स है तो पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो सेल पढ़ रहा है उसको बोलते हैं निकेल कैडमियम सेल। दिस निकेल कैडमियम सेल, इनके अच्छे डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, और मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए आप डायग्राम वहीं पे देखो, मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा है, इट इज बेटर देन लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज। तो लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, तो हमको कौन सा सेल यूज करना चाहिए, लेड स्टोरेज वाला या निकेल कैडमियम वाला। सेकंड खासियत ऐसी है, ये स्मॉलर है एंड लाइटर है, इसका मतलब लेके जाना भी इजी रहेगा, सही है। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये एक्सपेंसिव है। अब बोलो कौन सा यूज करना सही है, निकेल कैडमियम वाला या लेड स्टोरेज वाला। अब सही है, अब निकेल कैडमियम वाला यूज नहीं करेंगे, अब लेड स्टोरेज वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है। ठीक है, तो जो सस्ता रहेगा उसी को यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एनोड कौन है। अब देखो इसमें लिखा ही तो है निकेल और कैडमियम, मतलब सिंपल सी बात है, एक जगह कैडमियम होगा, एक जगह क्या होगा, कैडमियम, और दूसरी बात जो कैथोड रहेगा वहां पे क्या होगा, निकेल। अब क्या लगता है, कैथोड पे, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब एनोड में पक्का कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा
तो ही वो रिएक्शन करेगा। इफ ये पहले से +2 में होगा तो ये फिर से ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए इस एनोड पे जो है वो कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा? निकेल का। इसका मतलब ये निकेल 0 स्टेट में होना चाहिए या पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए? ये निकेल 0 स्टेट में होना चाहिए या पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए? इफ ये 0 में रहेगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इट मस्ट बी इन पॉजिटिव स्टेट। तो ये निकेल जो होता है ये निकेल OH/3 के फॉर्म में होता है, सॉरी, या तो हम इसको बोलते हैं निकेल NO2 के फॉर्म में, निकेल O2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस प्रकार का ये बना होता है। लेकिन यहाँ पे इसका ज्यादा काम नहीं है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, इसमें जो रिएक्शन रहेगा वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे निकेल प्रेजेंट रहेगा, और ये निकेल जो रहेगा वो +3 में होगा। निकेल किसमें रहेगा? +3 में। ये +3 में कैसे रहेगा? यहाँ पे होता है निकेल OH/3 के फॉर्म में, निकेल OH/3 के फॉर्म में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा दैट इलेक्ट्रोलाइट इज KOH, इलेक्ट्रोलाइट इज KOH। तो KOH जो रहेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। रिएक्शन की हम बात करें तो रिएक्शन में ऐसे है, एनोड जो है जहां पे ऑक्सीडेशन होना है तो यहाँ पे कैडमियम होता है, सॉरी CD नॉट Ca, CD प्लस हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया? बेस यूज किया, तो यहाँ पे हम बेस को यूज करेंगे। तो ये बन जाता है CdOH/2, क्या बन जाएगा? सॉरी, CdOH/2, और ये CdOH/2 से बनता है CdO + H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पे हमने यूज किया है NiOH/3। कैथोड पे क्या यूज किया है? NiOH/3। अब ये NiOH/3 जो रहेगा ये बन जाएगा NiOH/2, क्या बन जाएगा? NiOH/2, साथ में और OH- को रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। +3 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 1, बट यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब जो दोनों साइड में उसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सही है, इस प्रकार से कट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने बेस यूज किया, इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? बेस को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन जो रहेगा वो इनिशिएट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ये बेस जो रहेगा ये किसका काम कर रहा है? स्टार्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्टार्टर का। ठीक है, तो इसमें जो बेस है ये किसका काम करेगा? स्टार्टर का काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ निकेल कैडमियम सेल। दिस इज द वर्किंग ऑफ निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो जो बैटरीज होता है उसको अब यहीं पे खत्म करते हैं। 2 टॉपिक बाकी है, एक को बोलते हैं करोजन और दूसरा होता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में बोला था, फ्यूल सेल आपको ही देखना है, इसलिए फ्यूल सेल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं करोजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात,
कोरोजन होता क्या है? कोरोजन होता क्या है? ठीक है, तो कोरोजन जो होता है इट इज अ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल का मतलब होता है जो भी कोई मेटल है, इफ वो मेटल खराब हो जाता है, अपने बेसिक प्रॉपर्टी लूज करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिटेरियोरेशन। तो डिटेरियोरेशन का मतलब होता है जब भी कोई मेटल खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि उसका कोरोजन हुआ है। ठीक है, अब ये मेटल जो होते हैं डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, तो मेटल का डिटेरियोरेशन तब होता है जब मेटल जो होता है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। स्पेशली तब होता है जब ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, साथ में मीडियम जो रहेगा वो एसिडिक होना चाहिए। मीडियम जो रहेगा वो एसिडिक होना चाहिए। जो रेन वाटर होता है उसमें हल्का सा पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, इसका मतलब वो वाटर जो रहेगा वो एसिडिक वाटर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हम ऐसा करते हैं, एक आयरन का जो पीस है वो घर के अंदर रखा है और दूसरा आयरन का पीस जो है वो छत के ऊपर रखा है। तो छत पे जो आयरन का पीस रखा हुआ है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा, और जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा तो वो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड तीनों के कांटेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, मीडियम हल्का सा एसिडिक होना चाहिए। इफ मीडियम हल्का सा एसिडिक रहेगा तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, मतलब कोरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये दो बातें जरूरी है। अब कंडीशन मैंने बोला था, एक हमने मेटल का प्लेट घर के अंदर रखा है, दूसरा मेटल का प्लेट सरफेस के मतलब रूफ पे रखा है। ठीक है, टेरेस पे रखा है। तो टेरेस पे रखा हुआ जो मेटल का प्लेट रहेगा वो इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा। जब बारिश होगी तो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और ऑक्सीजन तो नेचर में है ही, तो इन दोनों के कांटेक्ट में वो आएगा। इसका मतलब उसका कोरोजन होने का चांस बढ़ गया। लेकिन जो मेटल का पीस हमने घर के अंदर रखा है वो इन दोनों में से किसके कांटेक्ट में आएगा? किसके कांटेक्ट में आएगा? वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि वो एयर में ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और इनमें से इन दोनों में से एक भी मिसिंग होता है तो उसका कोरोजन नहीं होगा, उसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो कोरोजन होने के लिए ये दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफ मीडियम एसिडिक रहा तो वो सोने पे सुहागा हो गया, समझे? तो ये तो जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, मेटल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। लेकिन ये मेटल जो रहेगा वो जनरली रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो मेटल जो रहेगा उसका डिटेरियोरेशन होने के लिए ये बातें जरूरी है। कौन से? ऑक्सीजन, वाटर और हल्का सा एसिडिक मीडियम, तो ये होगा। तो इसमें क्या होता है, ये मेटल जो होता है वो इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये प्रोडक्ट जो होता है वो इस मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। ये मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट उस मेटल के क्वालिटी को खराब करता है, उस मेटल के क्वालिटी को खराब करता है। इसका मतलब उस मेटल का जितना ज्यादा डिटेरियोरेशन होगा, जितना ज्यादा कोरोजन होगा, उतना ही उस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और जिस मेटल की क्वालिटी खराब होती है उस मेटल को हम यूज करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में। और ये ऑक्साइड जो होते हैं ये जनरली हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, डू यू नो हाइड्रेटेड फॉर्म? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है Al2O3, तो ये सिंपल ऑक्साइड है, लेकिन .H2O लिखा तो ये बन गया हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये जो रस्टिंग होती है, कोरोजन जो होता है, इस कोरोजन में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो नॉर्मली ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कहां दिखता है, हमें ये कहां दिखता है। ठीक है, इधर से बात कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात, सिल्वर जो होता है जब ये इस प्रकार का रिएक्शन करता है, ठीक है, अब ये कोरोजन हुआ है कि नहीं हुआ है ये ऑक्साइड से पता चलेगा, इस ऑक्साइड से, ऑक्साइड के कलर से पता चलेगा। तो ये ऑक्साइड जो होता है, हर मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो स्पेसिफिक कलर शो करता है और उसके कलर से हम पता लगा सकते हैं कि सही में उसका रस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। इफ हम यहाँ पे एजी की बात करते हैं तो ये टार्निश कलर को शो करता है, जब इसका रस्टिंग होगा तो ये टर्निश कलर को शो करेगा। जब हम यहाँ पे सिल्वर के जगह हम कॉपर की बात करते हैं तो जब कॉपर का कोरोजन होता है तो ये ग्रीनिश कलर का होता है। इस कौन सा कलर शो करता है? ग्रीन कलर। लेकिन जब आयरन का कोरोजन होता है तो ये यहाँ पे ब्राउन कलर का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। और जब आयरन का कोरोजन होता है तो वो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनाता है वो होता है Fe2O3। Fe2O3.x मोल ऑफ वाटर। इसमें वाटर का क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है लेकिन वाटर होता जरूर है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं, जब आयरन का कोरोजन होगा तो ये Fe2O3 x मोल ऑफ वाटर बनाएगा और वो ब्राउन कलर को शो करेगा। सही है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग इज रिलेटेड विथ आयरन ओनली। सभी का कोरोजन होता है, कोरोजन इज अ जनरल कंसेप्ट, और इफ वो कोरोजन आयरन का हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, बोलना तो ऐसा चाहिए कि कोरोजन इज अ जनरल कंसेप्ट, लेकिन जब कोरोजन आयरन का होगा तो उसको रस्टिंग बोलेंगे। लेकिन उल्टा बोलते हैं, हम यही बोलते हैं कि रस्टिंग ही हो रहा है, कॉपर का भी रस्टिंग हो रहा है, आयरन का भी रस्टिंग हो रहा है, सिल्वर का भी रस्टिंग हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, रस्टिंग ओनली रिलेटेड विद आयरन, कोरोजन इज अ जनरल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये होता है इसके बारे में। अब क्वेश्चन जो है, ये कोरोजन जो रहेगा वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो पहली बात है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो जितना मेटल का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा उतना ही उसका कोरोजन इजीली होगा। इफ हम कॉपर की और Zn की बात करते हैं तो इन दोनों में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक और कॉपर में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब जिंक का कोरोजन इजीली होगा कंपेयर टू कॉपर। समझे बात को? तो हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से किसका कोरोजन ज्यादा होगा या किसका कोरोजन कम होगा? तो इसके लिए हम उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। क्योंकि देखो, ये आयरन से आयरन +3 बन रहा है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका मतलब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? आयरन का ऑक्सीडेशन। तो रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कोरोजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम उनका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना उसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा उतना ही कोरोजन का रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, सरफेस। अब आप बोलोगे सरफेस के कैसे? अब मैंने दो मटेरियल लिए, ये भी यहाँ पे एक मेटल का पीस आयरन का एटमॉस्फेयर पे खुला रखा है, यहाँ पे दूसरा पीस रखा हुआ है एटमॉस्फेयर पे। दोनों के दोनों आयरन के ही है और दोनों हमने आसपास ही रखे। तो रूल के हिसाब से दोनों का रस्टिंग सेम होना चाहिए। तो जितना रस्टिंग यहाँ पे X प्लेट के ऊपर होगा उतना ही रस्टिंग Y प्लेट का भी होना चाहिए। Why? Because both metals are same और दोनों की कंडीशन भी सेम है। दोनों ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, दोनों वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और एसिडिटी दोनों की सेम ही रहेगी। तो इन दोनों का रस्टिंग सेम होना चाहिए। अब फर्क इतना है कि ये वाला जो है, देखो रस्टिंग होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन और वाटर इनके साथ कांटेक्ट होना चाहिए।
इफ ऑक्सीजन के कांटेक्ट हो रहा है और वाटर का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका रस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो हमको दोनों बातें ध्यान में देखना है। अब एक्स वाला जो है उनका सरफेस जो है वो प्लेन है, और ये वाई वाला जो है इसका सरफेस जो रहेगा वो रफ है। ऐसे एक्स वाले का जो सरफेस है वो प्लेन है और वाई वाले का सरफेस जो है वो रफ है। अब आप बताओ मुझे, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली कहां पे अटैच रहेंगे, वो रफ सरफेस में कि प्लेन सरफेस में? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहां पे अटैच होंगे स्ट्रांगली? एक सरफेस पे, वाई सरफेस पे। तो जहां पे रफ सरफेस रहेगा वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है वाटर आया और निकल गया, रस्टिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं मिला। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आए थे उनमें से कुछ यहाँ पे है और बहुत सारे नीचे चले गए क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है उनको रुकने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल रुकेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका कोरोजन ज्यादा होगा, इसका रस्टिंग ज्यादा होगा और इसका रस्टिंग कम होगा। समझ गए? इसीलिए रस्टिंग में, कोरोजन में इस सरफेस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ गए बात को? अरे समझा नहीं समझा? ठीक है, क्लियर है? तो कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड रहेगा वो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी बात, अब ये तो हुई बात सरफेस की। अब देखते हैं मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली ये बनता कैसे है रस्टिंग। तो रस्टिंग होता कैसे है वो देखेंगे। सो दिस इज द सरफेस ऑफ आयरन। तो ये आयरन का मेटल है और उसका सरफेस है, और उसके सरफेस पे हमने यहाँ पे हल्का सा एक रफ सरफेस बना दिया। ये रफ सरफेस क्यों बनाया होगा? ये रफ सरफेस क्यों बनाया होगा? ताकि जब यहाँ पे हम वाटर ड्रॉप को ऐड करेंगे तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो यहाँ पे स्टिक होने चाहिए, वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे स्टिक होने चाहिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये वाटर का जो ड्रॉप है वो स्टिक हो गया। थोड़ा बड़ा वाटर का ड्रॉप निकालता हूँ ताकि रिएक्शन लिखना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, रियलिस्टिक निकालते हैं। सो दिस इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। सही है, तो ये मान के चलते हैं कि दिस इज द ड्रॉपलेट ऑफ H2O। ठीक है, और ये वाला जो है वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये है आयरन। यहाँ पे आयरन का जो स्टेट है वो 0 है। दो आयरन दिखाने मैंने, दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसका मतलब इनका स्टेट कौन सा होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड या एक्वस। सो दोनों के दोनों सॉलिड में होने चाहिए। सो ये भी यहाँ पे सॉलिड में प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे सॉलिड में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट है। कौन? ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट है। और ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों के दोनों क्या करते हैं, इस आयरन को अपने तरफ बुलाते हैं। ठीक है, और कंडीशन थोड़ी सी एसिडिक है। कंडीशन एसिडिक है मतलब H+ आयन है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, इस आयरन को रिएक्शन करने के लिए उकसाते हैं। बोलते हैं कि आपको रिएक्शन करना है। तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं रिएक्शन तो करूंगा, खुद का ऑक्सीडेशन करूंगा, और जब मैं खुद का ऑक्सीडेशन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा। तो मैं तभी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हूं जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। तो ये दोनों बोलते हैं अब उसका टेंशन ना लो, इलेक्ट्रॉन को हम संभालेंगे, आप बस खुद का ऑक्सीडेशन करो। अब इनके ऊपर भरोसा करके ये आयरन जो है, ये आयरन से आयरन +2 बना, और आयरन +2 जो रहेगा वो एक्वस स्टेट में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? एक्वस स्टेट में। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी भी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक्वस स्टेट में चला गया, और ये पूरा का पूरा वाटर का ड्रॉपलेट है। और यहां जाने के टाइम पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सेम कंडीशन यहां पे है, ये भी आयरन से आयरन +2 बना और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ठीक है, अब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किसके कहने पे किए? किसके कहने पे किए? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने बोला कि ठीक है ये रिएक्शन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन संभालने की जिम्मेदारी ऑक्सीजन की है। इफ हम वाटर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा?
इफ आप यहाँ पे वाटर यूज नहीं करेंगे तो ये जो Fe है, देखो ये सरफेस फिनोमिना है, करोजन इज अ सरफेस फिनोमिना। भले ही मैं रिएक्शन इनसाइड में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यही मान के चलना है कि ये रिएक्शन सरफेस पे हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप सोचोगे तो यही लगेगा कि ये इनसाइड का Fe यहाँ पे कैसे चला गया। ठीक है, तो मैं रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहा हूँ, बट आपको यही मान के चलना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो सरफेस के Fe पार्टिकल है वही रिएक्शन करेंगे, बिकॉज दिस इज अ सरफेस फिनोमिना। समझ गए बात को? सो ये जो Fe के पार्टिकल है ये सरफेस के ही है, यही मान के चलना है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Fe+2 पे बना, और ये Fe+2 वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 और 2 4, इन चारों इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। कौन? ऑक्सीजन। और जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो बन जाएगा O-2, और ये O-2 इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, ये हाइड्रोजन कहां से मिला? एसिड से मिला। तो इस एसिड का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझा? दोनों का यूज समझ में आ गया? वाटर का यूज क्या है, रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जब ये एक्वस पे चले जाएगा तो उसको सोल्यूबल होना है। न्यूट्रल ऑक्सीजन क्या करता है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिम्मेदारी ऑक्सीजन की है, तो ये यहां से कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आयरन को हमने Iron+2 के कॉन्टेक्ट में रखा है। अब ये जो Iron+2 है ये कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? +2 स्टेट में, मतलब वो एक्वस स्टेट में है। तो क्या अभी इन Fe+2 का ऑक्सीजन के साथ फिर से कांटेक्ट हो सकता है? क्या इस Fe का ऑक्सीजन के साथ फिर से कांटेक्ट हो सकता है? ऐसा क्यों? दो बातें। इफ ये Fe+2 वाटर में ही है, वाटर में, तो हमको पता है वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है, सही है ना? तो इस वाटर में भी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है, और नहीं हुआ फिर भी जब ये Fe+2 जब एक्वस सॉल्यूशन में घूमेगा तो वो सरफेस पे आएगा, और जैसे वो सरफेस पे आएगा तो आउटसाइड का ऑक्सीजन हमको मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अभी Fe+2 में है, इसमें है Fe+2 में। अब ये Fe+2 क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये बन जाएगा Fe+3। क्या बन जाएगा? Fe+3। और ये Fe+3 क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा Fe2O3। क्या बनाएगा? Fe2O3। समझ गए बात को? और ये जो Fe2O3 है ये हाइब्रिड फॉर्म में होता है, और इस हाइब्रिड फॉर्म वाले Fe2O3 को हम बोलते हैं रस्टिंग। सो दिस इज अ रस्ट, ये एक रस्ट है, समझा? तो इस प्रकार से हम रस्टिंग का रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि रस्टिंग जो रहेगा वो किस प्रकार से होना चाहिए। समझा नहीं समझा? ठीक है, क्लियर है? सो ये जो Fe2O3 विथ X मोल्स ऑफ H2O, ये दोनों के दोनों जब साथ में प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रकार का रस्टिंग होगा। रस्टिंग हमेशा उस एरिया में होता है जिसमें वाटर, देखो यहाँ पे ये एक्वस स्टेट में था, यहाँ पे चला गया तो सॉलिड स्टेट में आ गया। जब एक्वस से जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, ये वाटर सरफेस के यहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है हमारा रस्ट, ये होता है हमारा रस्ट।
समझा? तो इस प्रकार से रस्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है। समझा नहीं समझा? अब क्वेश्चन ये आता है, रस्टिंग रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, रस्टिंग रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इन दोनों का एक साथ कांटेक्ट बंद करना होगा। इन दोनों का एक साथ कांटेक्ट बंद करना होगा, ठीक है। दूसरी बात, इफ हम ऐसा करते हैं कि ये जो मेटल का सरफेस है, सपोज यहां पे हमने मेटल का सरफेस बोला है, ये आयरन का सरफेस है। इफ इस आयरन के सरफेस के ऊपर हम पेंट लगा देते हैं तो क्या होगा? इस आयरन के सरफेस के ऊपर हम पेंट लगा देंगे तो क्या होगा? क्या ये वाटर और ऑक्सीजन आयरन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर पाएंगे? कांटेक्ट नहीं होगा, और जब इनका कांटेक्ट नहीं होगा इसका मतलब इसका रस्टिंग नहीं होगा, ये पहली बात। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास यहाँ पे आयरन है और हमारे पास यहाँ पे जिंक है, तो आयरन के बाजू में हमने रिएक्टिव मेटल को लगा दिया। देखो, ऐसा नहीं कि रस्टिंग हमेशा आयरन का ही होगा, मैंने बोला था जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा उसका रस्टिंग होगा। अब आयरन और जिंक दोनों में से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो हमने क्या किया, आयरन के साथ जिंक को लगा दिया। और जब आयरन के साथ हम जिंक को लगा देंगे तो वो ऑक्सीजन जो है ये वाला, ये ऑक्सीजन पहले आयरन के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगा, पहले वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। इसको बस रिएक्शन करना है। वो रिएक्शन किसी के साथ भी कर सकता है, वो किसी भी मेटल के साथ कर सकता है। तो जब कोई नहीं मिलेगा तो वो आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, और कोई ऐसा मेटल मिलेगा जिसका रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है तो वो आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी इस आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इफ हमको किसी का कोरोजन रोकना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे पेंट करेंगे, या तो हम लोग उसके बाजू में कोई ऐसा मेटल लगा देंगे जिसका रिएक्टिविटी उससे ज्यादा हो। तीसरा तरीका क्या है, ये मेरे पास आयरन का रॉड है, इसके ऊपर मैं प्लेटिंग करता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर हम इनर्ट मेटल का लेयर लगाते हैं, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से भी क्या होगा, इस मेटल के साथ ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट नहीं होगा, और कांटेक्ट ही नहीं होगा तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगा, और रस्टिंग नहीं होगा मतलब उसका क्वालिटी जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। चल रहा है?